हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आनुवंशिकता के आणविक आधार के अंतर्गत आज हम एक नए बिंदु के साथ फिर उपस्थित हैं, जिसका नाम है डीएनए की द्विकुंडली संरचना। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने डीएनए की रासायनिक संरचना को समझा था और आज समझना है कि डीएनए जो होता है वह द्विकुंडली संरचना के रूप में किस प्रकार होता है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए जीवन का आनुवंशिक पदार्थ है, ये तो आप जानते हैं, जेनेटिकल मटेरियल है ये। और इसकी संरचना जो द्विकुंडलीय संरचना है, जो डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना है, इसको प्रस्तावित करने वाले या इस मॉडल का को प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन है? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक हैं, जिन्होंने 1953 में यह मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये दोस्तों ध्यान रखना है, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बिंदु है कि इसके मॉडल को प्रस्तुत किसने किया था और कब किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम इसके रासायनिक संरचना के घटकों की बात करें तो पिछली वीडियो में हम पढ़ ही चुके हैं कि 3 घटक इसके होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसको पेंटोज शुगर कहते हैं। फिर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक, ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, और फास्फोरिक अम्ल यानी फास्फेट समूह। तो ये 3 बड़े बड़े अणु हैं जिनसे जुड़ करके क्रमशः पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है और फिर न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है और फिर न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए की संरचना बनती है। ये हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। तो आइए डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है वो कैसी है और किस प्रकार है, ये थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, ये चित्र में जो आपकी स्क्रीन है, इस स्क्रीन में आपको ये चित्र जो दिख रहा है, इस चित्र में देखिए 2 श्रृंखलाएं एक दूसरे से समांतर क्रम में और साथ में सर्पिल क्रम में लिपटी हुई हैं। इनके बीच यदि हम देखें तो एक काल्पनिक अक्ष है और इस काल्पनिक अक्ष के चारों ओर एक गोलाई लेते हुए सर्पिल क्रम में ये श्रृंखलाएं लिपटी हुई होती हैं। इन श्रृंखलाओं को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। ठीक है ना। तो एक डीएनए की संरचना, जब हम द्विकुंडली संरचना पढ़ते हैं तो उस द्विकुंडली संरचना में क्या होता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं वो 2 होती हैं। यानी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के परस्पर कुंडलन से डीएनए की द्विकुंडली संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस द्विकुंडली संरचना में क्या क्या मेन चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। तो पहली बात तो एक अक्ष होता है और इस अक्ष के चारों ओर ये कुंडलित होकर के सर्पिल क्रम में इस प्रकार से लिपटी होती हैं श्रृंखलाएं, जो एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। और ये श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इनमें क्या क्या खास बात है, तो चलिए आइए इनकी विशेषता की बात कर लेते हैं। तो डीएनए 2 विपरीत पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। ये श्रृंखलाएं क्या होती हैं? दाहिनी ओर लिपटी हुई कुंडली बनाती हैं। शर्करा फास्फेट रीढ़ बाहर की ओर तथा क्षारक अंदर की ओर स्थित होते हैं। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पे। शर्करा फास्फेट समूह जो होते हैं वह यह श्रृंखला के बाहर की तरफ होते हैं और जो क्षारक होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। यानी देखिए, क्षारक यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अंदर की तरफ है, और जो फास्फेट और शर्करा जो होती है वो बाहर की तरफ होते हैं, इसकी संरचना के बाहर की तरफ होते हैं। ठीक है ना। आइए इसको समझेंगे अभी और अच्छे से। एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन के साथ, हाइड्रोजन बंध के द्वारा, 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा। और जो ग्वानिन होता है साइटोसिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़ता है। फिर एक जो पूरा चक्र होता है वह 10 क्षार युग्मों से बना होता है। एक जो पूरा चक्र, जैसे ये कुंडलन जब घूमेगा और यहाँ से घूमते हुए एक चक्कर लगाएगा इस एक्स का, तो इसमें 10 क्षारक युग्म होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसका जो व्यास होता है लगभग 2 माइक्रोन यानी 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। इसका कुंडलन का जो व्यास होता है, यानी ये जो व्यास है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम, या यूँ कहें कि यह 2 माइक्रोमीटर के लगभग होता है, नैनोमीटर के लगभग होता है। फिर एक चक्र की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 3.4 नैनोमीटर होती है, अर्थात हम कहें 34 एंगस्ट्रॉम होती है। जो एक चक्र की लंबाई होती है, जो एक चक्र इसका चलता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसमें 4 युग्म 10 होते हैं, लेकिन जो इसकी लंबाई होती है 3.4 नैनोमीटर, अर्थात ये 34 एंगस्ट्रॉम लंबी होती है। ये
जो क्षार युग्म होते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0.34 नैनोमीटर या 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना। एक हेलिक्स की प्रति चक्र 10 बेस युग्म होती है। ये तो आपको पहले ही बता चुका है कि जो एक चक्र में बेस की जो लंबाई है वो जो संख्या होती है वो 10 के लगभग होती है, और जो इसकी लंबाई होती है टोटल बेस की यदि हम करें तो 3.4 nm यानी 34 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ये तो इस श्रृंखला की कुछ बातें थी। अब आइए इसमें बेस किस प्रकार से जुड़ते हैं ये भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला आपको दिख रही है, इस श्रृंखला का जो आणविक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो देखिए ये एक श्रृंखला है और ये दूसरी श्रृंखला है। एक 5 से स्टार्ट होकर 3 में समाप्त हो रही है और एक 3 से स्टार्ट होकर 5 में समाप्त हो रही है। इसका क्या मतलब है थोड़ा समझते हैं ज़रा। देखिए ये एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ से यहाँ तक बात करें तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इसमें देखिए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी डीऑक्सी राइबोस शुगर है, और ये एडेनिन है। एडेनिन क्या है, क्षारक है, और ये क्या है, फास्फेट समूह है। तो आपको ये ध्यान रखना है फास्फेट समूह हमेशा 5 कार्बन नंबर पर जुड़ता है, और जो क्षारक होते हैं 3 कार्बन नंबर पर जुड़ते हैं। तो अब आपको ध्यान देखिए, एक तरफ की जो न्यूक्लियोटाइड हैं ये दूसरे तरफ की दूसरी श्रृंखला के न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेंगे। तो क्षारक क्षारक से जुड़ता है, तो एडेनिन डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ता है। और फिर दूसरी तरफ यदि देखें तो फास्फेट अणु पुनः है। तो एक तरफ का जो फास्फेट अणु है यह 5 में स्टार्ट हो रहा है, 5 कार्बन नंबर पर जुड़ा है, तो दूसरे वाला जो होता है वो 3 कार्बन नंबर पर जुड़ता है। ठीक है ना। तो यानी एक सिरा इसका जो होता है, ध्यान देंगे कि इस न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में यदि हम देखें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड के विपरीत में कौन होता है, यहाँ पर दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। अर्थात हम ये कहें कि एडेनिन हमेशा डबल बंध के द्वारा थाइमिन के साथ जुड़ता है। ठीक है ना। और थाइमिन जो होता है ये कार्बन नंबर 3 पर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, पेंटोस शुगर से। और फास्फेट जो होता है वो 5 नंबर पर जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से एक जो श्रृंखला की शुरुआत यहाँ पे हो रही है वह एक न्यूक्लियोटाइड से शुरू हो रही है। ठीक है ना। और एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ रहे हैं। तो अब इस पूरी श्रृंखला में क्या आपको देखने को मिल रहा है, दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ देखिए, इसके विपरीत में ये देखिए दूसरी श्रृंखला का न्यूक्लियोटाइड। तो यदि एक क्षारक यहाँ पे ग्वानिन उपस्थित है तो दूसरे श्रृंखला में क्षारक कौन सा, साइटोसिन उपस्थित होगा। ठीक है ना, जुड़ने का क्रम वही होगा। तो एक श्रृंखला की शुरुआत यदि फास्फेट 5 से शुरू हो रही है तो समापन इसका कहाँ से होगा, 3 से होगा। अर्थात इसका जो कार्बन समूह कौन सा रिक्त होगा, तो 3 कार्बन समूह इसमें रिक्त होता है 3 नंबर पर। तो 5 से शुरू होता है, 3 में रिक्त होता है, और 3 से शुरू होता है तो 5 रिक्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखलाएं कहलाती हैं, एक श्रृंखला 5 से 3 की ओर होती है और दूसरी श्रृंखला 3 से 5 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कार्बन नंबर की संख्याएं लिखी रहती हैं, इसकी वजह से श्रृंखला का नाम होता है 5 से 3 और 3 से 5। डीएनए की जो श्रृंखलाएं होती हैं इनकी विशेषता है कि यदि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला 5 से 3 होगी तो दूसरी इसके प्रति समांतर होती है, अर्थात 3 से 5 होती है। ये तो कुछ बात की यहाँ पर विशेषताएं थी इनकी। अब यहाँ पे कुछ और की बात कर लेते हैं। डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं पूरक होती हैं, ध्यान देना है। अर्थात 5A जो 5 से स्टार्ट होगा तो 3 में समाप्त होगा, जो 3 से स्टार्ट होगा वो 5 में समाप्त होगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे, यहाँ A है तो यहाँ GT रहेगा, यहाँ T है तो यहाँ A रहेगा, यहाँ G है तो यहाँ C रहेगा, यहाँ C है तो G रहेगा। तो इस प्रकार से क्षारक जो होते हैं पूरक अनुक्रम में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं प्रतिपूरकता, यानी ये पूरकता इसमें पाई जाती है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। अब द्विकुंडली संरचना से महत्वपूर्ण कुछ और बातें ले लेते हैं। तो डीएनए एक आनुवंशिक सूचना का वहन करता है, ये तो आपको पता ही है कि डीएनए का खंड ही जीन कहलाता है, और जीन में क्या होता है, आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण तथा कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ये भी बात सही है। और इसकी 2 कुंडली संरचना बेहद स्थिर और प्राकृतिक होती है। ठीक है ना, प्राकृतिक भी है और प्रतिकृति के लिए उपयुक्त भी है। तो ये इस प्रकार से डीएनए की द्विकुंडली जो संरचना है, और इसको प्रस्तावित करने वाले जो वैज्ञानिक है 2, यहाँ पर वाटसन क्रिक और फ्रांसिस क्रिक का, वाटसन और क्रिक का यहाँ पर ये फोटो भी दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं आप। ठीक है। तो इस प्रकार से
ये आप द्वि कुंडली जो संरचना होती है इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेकर के हम आपके पास आते रहेंगे, और आप खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए लगन के साथ, क्योंकि 12वीं आपको बार-बार नहीं करना है, ठीक है? इस उद्देश्य से और इस लक्ष्य से आप पढ़ें कि हाँ, आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, आप एक अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर पाएँ फ्यूचर में अपने, और परीक्षा में आप संतुलित होकर के हर उत्तर को बहुत ही डीपली और बेसिक तरीके से लिखें। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को धन्यवाद।